चलिए सारे आ जाइए, नया टॉपिक शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास में। आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं अगेन एक छोटा सा टॉपिक है, जैसे हमने लास्ट क्लास में किया था। ये टॉपिक है हमारा टीडीएस एंड टीसीएस का। जैसा कॉन्सेप्ट आप इनकम टैक्स में पढ़ते हो, कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट जीएसटी में भी इंट्रोड्यूस किया गवर्नमेंट ने। जो आपका कॉन्सेप्ट है टीडीएस एंड टीसीएस, बहुत ही बेसिक टॉपिक है, बहुत कुछ ज्यादा नहीं है, बट अगेन मैं मानता हूं यहां से 5 नंबर का क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है आराम से। और कुछ ज्यादा कंटेंट भी नहीं है, मुश्किल से 20 से 25 मिनट लगेंगे और हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हमें 2 सेक्शन पढ़ने। सेक्शन 51 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट जो टीडीएस की बात करता है, एंड सेक्शन 52 जो टीसीएस की बात करता है। ठीक है, चलिए तो वन बाय वन देखते हैं, कुछ ज्यादा इंट्रोडक्शन देने वाला कुछ है नहीं, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। सबसे पहले सेक्शन 51, जो हमारा सेक्शन 51 है वो बात करता है टीडीएस की। मतलब जीएसटी में जो हमारा टीडीएस है वो कब लगता है, कितना लगता है, कौन डिडक्ट करेगा, क्या प्रोसीजर है उसका, वो समझते हैं। देखिए क्या लिखा गया सबसे पहले, हु इज लाइबल फॉर टीडीएस। कौन है जिसे टीडीएस यानी कि टैक्स डिडक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, वो व्यक्ति कौन है जिसे लाइबिलिटी दी गई है, जिसे काम सौंपा गया है कि टीडीएस काटना है। ठीक है, सीजी या एसजी डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी डिपार्टमेंट है, उसे टैक्स काटना है, टैक्स डिडक्ट करना है। लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसीज या अदर नोटिफाइड पर्सन जिसमें गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है, सोसाइटीज जो सीजी एसजी या लोकल अथॉरिटी ने ही बनाई है, इनकॉर्पोरेट की है अंडर द सोसाइटीज एक्ट। ऐसी सोसाइटीज जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटीज ने स्टैब्लिश की है। नेक्स्ट, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स पीएसयूज, या ऐसी एंटिटीज, ऐसी बॉडीज जिसमें 51% या उससे ज्यादा की हिस्सेदारी गवर्नमेंट के पास है, ऐसी बॉडीज। सिंपली कहूं तो गवर्नमेंट कंट्रोल में आने वाली एंटिटीज, ऐसी एंटिटीज जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है, गवर्नमेंट के द्वारा बनाई जाती है, ऐसे लोगों को टैक्स डिडक्ट करने का जिम्मा सौंपा गया है, काम सौंपा गया है। तो आप कहोगे सर क्या गवर्नमेंट पे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी कास्ट की है? द आंसर इज यस। यहां पे गवर्नमेंट ने खुद के ही डिपार्टमेंट्स पर रिस्पॉन्सिबिलिटी कास्ट की कि भाई तुम्हें टैक्स काटना पड़ेगा। कब काटना है, कितना काटना है, अब वो डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले एग्जामिशन वाले टॉपिक पे बाद में आएंगे, पहले देखते हैं डिडक्टी कौन होगा। कोई भी सप्लायर, किसी भी टाइप का सप्लायर जो इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को, गवर्नमेंट एंटिटीज को 2.5 लाख से ज्यादा के गुड्स या सर्विसेज, 2.5 लाख से ज्यादा के टैक्सेबल गुड्स या सर्विसेज कहूंगा मैं, सप्लाई अगर करेगा अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट, एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर आपकी जो सप्लाई की वैल्यू है वो 2.5 लाख से ज्यादा है एक्सक्लूडिंग टैक्सेस, तो फिर उस केस में गवर्नमेंट डिपार्टमेंट टैक्स डिडक्ट करेंगे एट द रेट ऑफ 2%, जो होगा सीजीएसटी एसजीएसटी 11% या आईजीएसटी का 2% होगा इन केस ऑफ इंटरस्टेट सप्लाई। ठीक है, क्या बोला गया ध्यान से सुनिएगा। लेट्स से एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, इस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को मिस्टर ए ने लेबर फोर्स प्रोवाइड की है, या मान लेते हैं सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड की है। डिपार्टमेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, इस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को मिस्टर ए ने गवर्नमेंट सर्विसेज, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को लेबर फोर्स या सिक्योरिटी सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड किए। मिस्टर ए ने बिल बनाया 3 लाख रुपए प्लस 18% जीएसटी, दैट इज 54,000, यानी कि 3,54,000 का बिल बनाया मिस्टर ए ने, कि गवर्नमेंट से कहा कि प्लीज आप ये मेरा बिल पे कर दो। ठीक है, अब यहां पे मिस्टर ए ने सप्लाई की है गुड्स एंड सर्विसेज की, टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज की टू अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। अब ऐसे केसेस में इफ द वैल्यू एक्सीड 2.5 लाख, 2.5 लाख से ज्यादा की वैल्यू, और कौन सी वैल्यू देखनी होती है, क्या हमें टैक्सेबल वैल्यू देखनी है या हमें टोटल वैल्यू देखनी है? द आंसर इज हमें टैक्सेबल वैल्यू देखनी होती है बिफोर टैक्सेस की। अगर एक्सक्लूडिंग टैक्सेस वैल्यू 2.5 लाख से ज्यादा है तो ऐसे केसेस में गवर्नमेंट 2% का टीडीएस डिडक्ट करेगी, यानी कि इफेक्टिवली आपको 3 लाख पे 2% काट के, यानी कि 2,94,000 रुपए जो है वो पे करेगी गवर्नमेंट। ठीक है, 2,94,000 रुपए गवर्नमेंट आपको पे करेगी, प्लस 54,000 का जीएसटी भी रहेगा, तो आपको इफेक्टिवली 3,48,000 रुपए मिलेंगे। 2% आपका टीडीएस कट जाएगा और 3,48,000 रुपए आप इफेक्टिवली रिसीव कर लोगे।
और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ये 2% जो आपका डिडक्ट किया है दैट इज 6,000 रुपीज, वो आपके ही बिहाफ पर डिपॉजिट करवा दिए जाएंगे अगले महीने की 10 तारीख तक। कब तक? अगले महीने की 10 तारीख। लेट्स से ये आपका अक्टूबर महीने में टीडीएस काटा गया है, तो नवंबर 10 तक ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इसे डिपॉजिट करवा देंगे, जो सामने वाला बिजनेसमैन यानी कि मिस्टर ए क्लेम कर सकता है। और ये क्लेम हमेशा याद रखना कैश लेजर में होगा। एक होता है क्रेडिट लेजर, जहां पे आईटीसी जाता है, आपने गुड्स एंड सर्विसेज के परचेज करने पर जो टैक्सेस पे किए वो क्लेम करते हो तो क्रेडिट लेजर में जाते हैं। और एक होता है कैश लेजर। कैश लेजर में जो एंट्रीज आती है वो पैसा होता है जो आपने अपने बैंक अकाउंट से खुद से जमा करवाया। कैश लेजर में जो भी पैसे गए हैं वो आपने खुद ने अपने बैंक से जमा करवाए हैं। ये आपके कैश के जैसा ही है। एक्चुअल में आप ये समझ लीजिए कि आपका जीएसटी में जो वॉलेट है उसमें आपका पैसा पड़ा है। तो ये याद रखना, जो आपका टीडीएस का अमाउंट होता है वो हमेशा, या टीसीएस का भी अमाउंट जो होगा वो हमेशा कैश लेजर में जाता है। अब कैश लेजर में जाने का फायदा ये है कि आप उसे क्लेम कर सकते हो, लेटर ऑन आप उसे जो है लेट फीस पे करने के लिए यूज कर सकते हो, आप टैक्सेस, इंटरेस्ट, जो भी चीज पे करना चाहो वो पे कर सकते हो। एंड इवन कैश लेजर में जो बैलेंसेस अवेलेबल होते हैं उनके आप मेजर हेड्स भी चेंज कर सकते हो। मतलब सीजीएसटी से एसजीएसटी, एसजीएसटी से आईजीएसटी, ये ट्रांसफर भी पॉसिबल होता है जो अमाउंट आपका कैश लेजर में। तो सिंपली कहूं तो दो टाइप के लेजर होते हैं, कैश लेजर एंड क्रेडिट लेजर। जो पैसा क्रेडिट लेजर में होता है उसको यूज करने के ऊपर बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस है, बट कैश लेजर काफी हद तक फ्रीली यूजेबल होता है। इवन आप वहां से पैसा रिफंड भी करवा सकते हो डायरेक्टली इनटू योर बैंक अकाउंट। ठीक है, चलो, तो ये रिक्वायरमेंट डाली गई है यहाँ पे टीडीएस की। तो जो भी आपका टीडीएस का अमाउंट होगा वो हमेशा आपके कैश लेजर में क्लेम होता है। ठीक है, चलिए तो अब मैं इसको रीड कर देता हूं। ये व्यक्ति होंगे तो टैक्स डिडक्ट करेंगे। डिडक्ट किया जाएगा एक सप्लायर का जो अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट को सप्लाई करता है टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विस की। याद रखना एग्जाम 2 है तो ये नहीं लगेगा। टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विस है एंड द वैल्यू एक्सीड 2.5 लाख। इन दैट केस रेट वुड बी 2%, 1% सीजीएसटी, 1% एसजीएसटी, और इंटरस्टेट सप्लाई में 2% हो जाता है। ठीक है, हालांकि गवर्नमेंट ने कहा एग्जम्पशन है, टीडीएस नहीं लगेगा। कब? अगर गुड्स एंड सर्विसेज का सप्लायर और रेसिपिएंट दोनों ही पीएसयू है। देखो ऊपर कहा गया नोटिफाइड रेसिपिएंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, दैट मींस पीएसयू। अब पीएसयू ही पीएसयू को सप्लाई कर रहा है तो टैक्स जो सप्लाई करने वाला है वो भी पीएसयू है, रिसीवर भी पीएसयू है, तो ऐसे केसेस में टीडीएस का प्रोविजन नहीं लगेगा। सिमिलर वे में ऊपर मेंशन कोई भी दो व्यक्ति आपस में ही डील कर रहे हैं, गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के दूसरे डिपार्टमेंट से डील कर रहा है, तो भी गवर्नमेंट ने बोला टीडीएस की जरूरत नहीं है। मतलब गवर्नमेंट का ही टीडीएस नहीं डिडक्ट करना चाहती, वो अदर लोगों के लिए रूल्स बनाए गए हैं। ठीक है, चलो एक और चीज याद रखनी है आपको, कब टीडीएस नहीं लगेगा। अगर प्लेस ऑफ सप्लाई एंड लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट एक राज्य में है जबकि लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट अनदर स्टेट है, तो फिर उस केस में टीडीएस नहीं लगेगा। क्या मतलब इसका? ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको ध्यान हो तो जब हम प्लेस ऑफ सप्लाई का टॉपिक कर रहे थे तो मैंने क्या बताया था कि लेट्स से मिस्टर ए दिल्ली में रजिस्टर्ड पर्सन है। मिस्टर ए दिल्ली में रजिस्टर्ड पर्सन है और मिस्टर ए मुंबई जाते हैं और वहां पे किसी होटल में स्टे करते हैं। तो ऐसे केसेस में हमें पता है कि प्लेस ऑफ सप्लाई वुड बी मुंबई, क्योंकि आपका जो होटल है, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वो मुंबई में है। सेकेंडली, जो होटल है उसका जो मतलब सप्लायर है सर्विस का, जो आपकी अकोमोडेशन की सर्विस आप ले रहे हो, यानी कि मैं कहूं लोकेशन ऑफ सप्लायर वो भी मुंबई होगा। ऑब्वियस है कि वो आपके पास मुंबई में ही रजिस्टर्ड लोग होंगे जो होटल मुंबई में चला रहे हैं। तो इसका मतलब ऐसे केसेस में सप्लायर भी मुंबई में है, प्लेस ऑफ सप्लाई भी मुंबई है, तो बेसिकली वो सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज करेंगे जब वो बिल बनाएंगे आपके अकोमोडेशन सर्विसेज का। ये हमने प्लेस ऑफ सप्लाई में डिस्कस किया था। अब आपने सीजीएसटी और एसजीएसटी पे किया है महाराष्ट्र का और आप हो दिल्ली में। अगर ये आईजीएसटी होता तो बहुत इजीली आप इसे क्लेम कर लेते, बट प्रॉब्लम है कि सीजीएसटी और एसजीएसटी है वो भी महाराष्ट्र का और आप हो दिल्ली रजिस्टर्ड। तो मिस्टर ए यहां पे इस चीज का आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। ये हमने ऑलरेडी प्लेस ऑफ सप्लाई में डिस्कस किया था। सेम सिचुएशन बन सकती थी अगर आपका टीडीएस होता।
अगर यही सेम सिनेरियो मान लेते हैं, बस फर्क इतना समझ लीजिए कि ये जो सर्विस आपका रेसिपिएंट है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, वो आपके पास गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मान लीजिए दिल्ली में रजिस्टर्ड है, एंड जो आपका सप्लायर है होटल की जगह कोई मिस्टर ए है जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को सर्विसेज दे रहा है, और सर्विस की प्लेस ऑफ सप्लाई जो है मान लीजिए मुंबई ही बन गई, तो मिस्टर ए जो है वो वहां पे सीजीएसटी एसजीएसटी चार्ज करेगा, एंड गवर्नमेंट जब टैक्स डिडक्ट करने चाहेगी तो वो भी सी और एस काटना चाहेगी, सीजीएसटी और एसजीएसटी, बट वो जो सीजीएसटी एसजीएसटी डिडक्ट करेंगे वो तो दिल्ली में बैठ के काटेंगे और दिल्ली में जमा करवाएंगे, जबकि ये व्यक्ति महाराष्ट्र का है, तो अगेन इशू आ जाता और मिस्टर ए उसे क्लेम नहीं कर पाता। तो गवर्नमेंट ने सिंप्लीफाई करते हुए बोला कि ऐसे केसेस में टीडीएस जो है वो लगेगा ही नहीं, हम माफ कर देते हैं, छोड़िए ऐसे केसेस में टीडीएस मत चार्ज करना। रीजन बीइंग मैंने आपको अगेन बता दिया कि जो डिपार्टमेंट आपका दिल्ली में है वो जब 1-1% आपका जो है डिडक्ट करेगा सी और एस दोनों का, तो वो दिल्ली वाले टैक्सेस जमा करवाएगा, जबकि जो व्यक्ति आपका सामने है वो महाराष्ट्र बेस्ड है, वो महाराष्ट्र का सी और एस तो क्लेम कर सकता है बट वो दिल्ली का सी और एस क्लेम नहीं कर सकता। तो ऐसे केसेस में ये आपका सी और एस बिल्कुल संक हो जाता मिस्टर ए के लिए। तो यहाँ पे थैंक गॉड गवर्नमेंट ने कहा कि आपका टीडीएस ही नहीं कटेगा, सो दैट ये बिना काम की कॉम्प्लिकेशंस ना आए। ठीक है, चलो, तो ये रिक्वायरमेंट यहाँ पे गवर्नमेंट ने लिख दी है कि आपका इस केस में जो है वो कोई भी टैक्स जो है वो डिडक्ट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, जो भी टैक्स डिडक्ट होता है वो अगले महीने की 10 तारीख तक जमा होता है, एंड जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जो डिडक्टर है वो आपको टीडीएस सर्टिफिकेट इश्यू करके देगा इन द फॉर्म जीएसटीआर 7A। जो बिजनेसमैन है उसे एक सर्टिफिकेट मिलेगा जो आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट देगी। इनकम टैक्स में भी ऐसा ही होता है, जब इनकम टैक्स में कोई डिपार्टमेंट या कोई भी पर्सन आपका टैक्स डिडक्ट करता है तो वो आपको एक सर्टिफिकेट इश्यू करता है, टीडीएस सर्टिफिकेट, जो प्रूफ होता है कि हाँ आपका टैक्स वैलिडली यहाँ पे डिडक्ट हुआ है। हर सर्टिफिकेट का एक यूनिक सर्टिफिकेट नंबर होगा, उसके अंदर जीएसटी नंबर होगा डिडक्टर का, डिडक्टी का, टैक्स पीरियड, वैल्यू ऑफ सप्लाई, टैक्स, ये सब कुछ उसके अंदर ही स्पेसिफाइड होगा, मेंशन होगा। अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट डिफॉल्ट करता है और टैक्स जहां उसे काटना था वो नहीं काटता है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट लगाया जाएगा फॉर लेट पेमेंट, लेट डिडक्शन, और साथ में सेक्शन 73-74 में पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। ठीक है, एक और चीज याद रखना जो हमने सेक्शन 24 में पढ़ी थी कि डिडक्टर्स एंड टैक्स कलेक्टर, टीडीएस और टीसीएस दोनों के पर्पज से आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना होता है। तो यहां पे कहा गया है कि सेपरेट रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड होता है आपको टैक्स डिडक्टर के तौर पर, और वो रजिस्ट्रेशन के लिए जब आप अप्लाई करोगे प्रॉपर ऑफिसर के पास तो प्रॉपर ऑफिसर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा एंड उसे विद इन 3 वर्किंग डेज, एप्लीकेशन के 3 दिनों के अंदर अंदर ही आपको रजिस्ट्रेशन देना होता है। यहां पे याद रखना कि सिर्फ 3 दिन की टाइम लिमिट रखी गई है बिकॉज इस रजिस्ट्रेशन को लेकर आप कोई बहुत बड़ा फ्रॉड नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट ने कहा ज्यादा चेकिंग की जरूरत नहीं है, अगर सब कुछ ओके लगे तो विद इन 3 डेज ही आप उनको जो है वो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड कर देना। ठीक है, चलिए, तो ये था टीडीएस का प्रोविजन, कुछ ज्यादा खास नहीं है, आप देख सकते हो गिने चुने प्रोविजन है, बस याद रखना कि वैल्यू जो लिमिट है वो 2.5 लाख की है टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विसेज के लिए, एक्सक्लूडिंग टैक्स एंड सेस, जीएसटी को छोड़ के देखना होता है। ठीक है, चलिए, अब इसी के तर्ज पर गवर्नमेंट ने टीसीएस का प्रोविजन डाला है सेक्शन 52 में। अब इसमें क्या होता है, ये कब आता है, सबसे पहले तो ये समझिए, टीसीएस का प्रोविजन जैसे टीडीएस सिर्फ एक केस में होता है, देखो इनकम टैक्स में तो बहुत सारे सेक्शंस है, अलग अलग रेट है, अलग अलग लिमिट्स है, यहां सिंगल है, तो याद रखना आसान है। जैसे आपके पास टीडीएस था सेम ऐसे ही टीसीएस की रिक्वायरमेंट है जीएसटी में, बट ये कब लगती है, जब भी कोई व्यक्ति ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, जब भी कोई व्यक्ति ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू यानी कि अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा, इनके थ्रू अगर आप कोई सप्लाई करते हो, मान लीजिए मिस्टर ए है जो हमारा सप्लायर है, मिस्टर ए है वो सप्लायर है, वो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, प्लेटफॉर्म के थ्रू गुड्स बेचता है मिस्टर बी को, ये हमारा कस्टमर है। लेट्स से आपने एक मोबाइल फोन बेचा है जो 10,000 रुपए का है, मोबाइल बेचा है 10,000 का, प्लस इस पे जीएसटी लगता है लेट से 18%, 1,800 रुपए, टोटल बन गया 11,800। तो यहां पे जो हमारा मिस्टर ए है उसने एक मोबाइल फोन बेचा है कस्टमर मिस्टर बी को, 11,800 टोटल वैल्यू बनी।
अब एक बार के लिए मान लेते हैं मिस्टर बी 11,800 ई कॉमर्स ऑपरेटर को पे करता है, और हाइपोथेटिकली मान लीजिए ई कॉमर्स ऑपरेटर के कोई चार्ज नहीं है। यूजुअली ऐसा नहीं होता, उनके खुद के डिलीवरी चार्ज, कमीशन वगैरह बहुत कुछ होते हैं जो वो डिडक्ट करके ही मिस्टर ए को पे करते हैं। बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी अज्यूम कर लीजिए कि चार्जेस आर जीरो। तो इसका मतलब ई कॉमर्स ऑपरेटर 11,800 कलेक्ट करता है कस्टमर से और एज इट इज पे कर देगा सप्लायर को। यूजुअली ऐसा होना चाहिए, बट गवर्नमेंट ने बीच में टीसीएस का तड़का डाल दिया। गवर्नमेंट ने कहा कि जब ई कॉमर्स ऑपरेटर पेमेंट करेगा मिस्टर ए को जो उसने बी से रिसीव किए, तो वो मिस्टर ए से 1% टैक्स कलेक्ट करेगा ऑफ दिस टैक्सेबल वैल्यू। मतलब बेसिकली वो 1% टैक्सेबल अमाउंट का, यानी कि 10,000 का 1% 100 रुपए कलेक्ट करेगा मिस्टर ए से। इनडायरेक्टली वो कलेक्ट तो क्या करेगा, जो 11,800 देने हैं उसमें से 100 काट लेगा और आपको इवेंचुअली 11,700 ही पे करेगा। ये 100 रुपए वो आपके बिहाफ पर गवर्नमेंट को पे कर देगा एज टीसीएस। अगेन वही अगले महीने की 10 तारीख तक, जैसा कि टीडीएस में होता है। और जैसे टीडीएस में आप उस अमाउंट का क्लेम ले सकते हो इन योर कैश लेजर, सिमिलर वे में टीसीएस का भी आप क्लेम ले सकते हो इन योर कैश लेजर। ठीक है, तो ये रिक्वायरमेंट डाली गई है टीसीएस के रिगार्डिंग। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल है, टीडीएस से भी सिंपल बनता है। तो देखिए कौन लाइबल है, ई कॉमर्स ऑपरेटर। किसका टैक्स काटना है, जो भी व्यक्ति टैक्सेबल सप्लाई करता है थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर एक्सेप्ट स्पेसिफाइड सर्विसेज जो 9(5) में बताई गई है। 9(5) में हमने देखा था कुछ सर्विसेज हैं जिन पे आपका टैक्सेस सप्लायर नहीं पे करता, ई कॉमर्स ऑपरेटर पे करता है। वो रेडियो टैक्सी वाली, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर वाली सर्विसेज अगर आप दे रहे हो, हाउस कीपिंग की सर्विसेज है, होटल की सर्विसेज है, रेस्टोरेंट सर्विसेज है, वो सारी सर्विसेज जो 9(5) में नोटिफाइड है उन पे टैक्सेस ई कॉमर्स ऑपरेटर भरता है। ऐसे केसेस में टीसीएस चार्ज नहीं किया जाता। टीसीएस की रेट क्या है, यहां करेक्शन कर लेना, दिस इज टीसीएस। टीसीएस की रेट है 1% ऑफ नेट टैक्सेबल सप्लाई। नेट का मतलब है कई बार ऐसा होता है आप अमेजन फ्लिपकार्ट पे गुड्स बेचते हो, उनमें से काफी सारा माल रिटर्न आ जाता है, वापस आ जाता है, तो यहां नेट वैल्यू पे आपको टैक्स लगाना है। दैट मींस टोटल सेल लेस रिटर्न्स। लेट्स से किसी महीने में आपने 50,000 रुपए का माल बेचा, टैक्सेबल वैल्यू 50,000 थी, बट उसमें से 20,000 का माल वापस आ गया, तो आपको इवेंचुअली जो टैक्स कलेक्ट करना है वो ओनली 30,000 पे करना है, ना कि 50,000 पे, नेट वैल्यू पे, नेट ऑफ रिटर्न्स। टैक्स की रेट 1% है जिसमें सी और एस दोनों 0.5 रहेंगे। इन केस ऑफ इंटर स्टेट सप्लाई इट वुड बी 1% आईजीएसटी। अगले महीने की 10 तारीख तक डिपॉजिट करवाने होते हैं, और जो आपका ई कॉमर्स ऑपरेटर है उसे एक रिटर्न फाइल करनी होती है जीएसटीआर 8, जिसके वर्चू से ये होगा कि जो भी आपका क्रेडिट है, सामने वाला जो सप्लायर है जिसका आपने टैक्स कलेक्ट किया था जिससे, उसके कैश लेजर में वो अमाउंट जा सके। जब हालांकि जो आपका सप्लायर है उसे भी अपनी जीएसटीआर 3 भी फाइल करते टाइम उसे क्लेम करना पड़ेगा कि हाँ ये अमाउंट है और मैं इसे कैश लेजर में क्लेम करना चाहता हूँ। मंथली बेसिस पे टैक्स डिपॉजिट होता है अगले महीने की 10 तारीख तक, एंड इन्हें ई कॉमर्स ऑपरेटर्स को एक एनुअल रिटर्न भी फाइल करनी होती है 9B, जिसे एनुअल स्टेटमेंट का नाम दिया गया है, और ये वही सेम 31 दिसंबर जो होती है, एनुअल रिटर्न के लिए यही डेट रखी गई है। साल के खत्म होने के बाद जो 31 दिसंबर आती है वहां तक फाइल होनी होती है। लाइक फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए 31 दिसंबर 2024 तक 9B आपकी फाइल हो जानी चाहिए। कौन भरेगा ये 8 और 9B? ई कॉमर्स ऑपरेटर जो आपका कलेक्टर है। अगेन इन केस ऑफ डिफॉल्ट आपके ऊपर इंटरेस्ट भी लगाए जा सकते हैं और पेनल्टी भी लगाई जा सकती है अंडर सेक्शन 73 और 74। सिमिलर वे में यहाँ पे अगेन आपको सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेना होता है, और हमने देखा था अगेन सेक्शन 24 कहता है कि टीसीएस कलेक्टर्स जो होते हैं, टैक्स कलेक्टर, उनके लिए भी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है। यहाँ पे अगेन टीसीएस कर लीजिएगा, अगेन वही सेम प्रोविजन आप अप्लाई करोगे और उसके विद इन 3 डेज आपको रजिस्ट्रेशन दे दिया जाएगा। सेम रीजन कि अगेन यहाँ पे आप फ्रॉड नहीं कर सकते कोई बहुत बड़ा, तो गवर्नमेंट ने बोला ज्यादा चेकिंग की जरूरत नहीं है और आप सिंपली रजिस्ट्रेशन दे दीजिए। ठीक है, चलिए, तो ये था मेरा एक छोटा सा टॉपिक टीडीएस एंड टीसीएस का, ये हमने बहुत जल्दी कंप्लीट कर लिया। जैसे कि लास्ट क्लास में हमने अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स का किया था, टीडीएस एंड टीसीएस भी एक छोटा सा टॉपिक है, बट यू नेवर नो, क्या पता गवर्नमेंट इस बार 5 नंबर 8 नंबर का काम यहाँ से दे दे, तो अच्छे से कर लेना है टॉपिक। बहुत ही छोटे छोटे टॉपिक है, मैं कहूंगा अगर आप अभी रिवीजन के टाइम पे 5 घंटे लगाते हो तो छोटे चैप्टर आपके सारे हो जाएंगे, जिनमें 6-7 चैप्टर आप आराम से कवर कर सकते हो। और मुझे लगता है ना 15 नंबर का काम यहाँ से आराम से जो है वो किसी भी केस में आएगा ही आएगा, मे बी एमसीक्यू के फॉर्म में या क्वेश्चंस के फॉर्म में।
तो जस्ट 6-7 घंटे की मेहनत से आप अपने 15 नंबर कंफर्म कर सकते हो, बिकॉज इन चैप्टर्स में गलत होने वाला तो कुछ है ही नहीं जिसमें आप गलती कर दो। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अगेन हम कोई छोटा सा टॉपिक करेंगे, लाइक आपके कुछ टॉपिक्स बाकी हैं छोटे छोटे हैं जो, लाइक आपका ईवे बिल का एक टॉपिक है, देन आपका जो इनवॉइसेस वाला एक टॉपिक है टैक्स इनवॉइस का, वो भी ज्यादा बड़ा नहीं रह जाता बिकॉज हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया टाइम लिमिट। ठीक है, खैर वो बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अगले क्लास में फिर नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। तब तक के लिए इसे अच्छे से रीड कर लीजिएगा।